सी टू टुडेज जनरेशन हम देख रहे हैं ह्यूमंस के डिफरेंट फॉर्म्स. देयर वर किंग्स, देयर वर मिनिस्टर, देयर आर मिनिस्टर्स एंड देयर आर लाइक रेगुलर पीपल नाउ अराउंड. तो ये सारी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन पॉसिबल कैसे है? दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नंबर 2, जो किंग थे वो अभी तो नहीं है, इवन हमारे परदादा अभी तो नहीं है. ठीक है, सो एक जनरेशन खत्म होती है, दूसरी पैदा होती है. सो दैट लाइफ एंड डेथ साइकिल इज ऑल्सो पॉसिबल because of sexual reproduction that maintains stability of generation. Number 3 goes adaptation. That means evolution. जैसे environment change होता है तो हमारे अंदर genes में भी थोड़े changes आते हैं, लेकिन वो process होता है slow process. तो वो changes आते 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 it takes lot of generations और धीरे धीरे we evolve into a different organism. जैसे कि अर्ली ह्यूमंस थे, पहले वो स्टूप थे, धीरे 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 जैसे वो जंगल से बाहर आए, एक सिविल लाइफ जीने लगे, उनके अंदर एवोल्यूशन आई. दैट एवोल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अवर सस्टेनेंस. दूसरी चीज, फॉर मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन. नंबर 3 स्टेबिलिटी. नंबर 4 एवोल्यूशन. इतनी इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ टुडे इन दिस चैप्टर, वेलकम टू लर्न साइंस विद नेहा, वी विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स एंड इन ह्यूमंस. सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा होते हैं दो पेरेंट्स, सो दैट इज ऑलवेज बाय पेरेंटल. दूसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के, जिनको बोलते हैं जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स. रिप्रोडक्टिव सेल्स इन मेल यू कॉल देम स्पर्म्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स इन फीमेल यू कॉल देम एग और ओवा. अब दोनों के पास डीएनए है तो सिमिलर, मेरे पास भी आईज है, फादर के पास भी आईज है, हैंड, सब कुछ सेम है, लेकिन आईज का कलर तो डिफरेंट है, किसी का हेयर का कलर डिफरेंट है. तो वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, परम्यूटेशंस हैं इन डीएनए, दैट इज डन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन सेम. तीसरी चीज, ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है कि जब मेल और फीमेल सेल के अंदर होते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम. डिप्लॉयड का मतलब है डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और एक सेल में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो 23 पेयर फ्रॉम द मदर, 23 पेयर फ्रॉम द फादर, ये हो जाते हैं हाफ, ये बन जाते हैं 23. उसको बोलते हैं हैप्लॉयड नंबर. तो एट द टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये हैप्लॉयड नंबर कंबाइन करके बन जाता है डिप्लॉयड. अगेन जो जाइगोट होता है वो उसमें होता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स में नहीं होती. इस सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस. और बाकी जो हमारे बॉडी सेल्स जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, उनमें जो सेल डिवीजन होती है उनको बोलते हैं माइटोसिस. तो जर्म सेल्स, अब जर्म सेल्स में भी दो तरह के सेल्स होते हैं. अगर आप बात करो मेल्स में से आता है स्पर्म और फीमेल का होता है ओवा. अब स्पर्म इज हाईली मोटाइल, और स्पर्म आपको पता है इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. मोटाइल मींस इट रन्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट. तो स्पर्म का काम है सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रोवाइड करना टू द जाइगोट, और बाकी काम जो है वो है ओवा का. ओवा इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, और ओवा के अंदर होता है फूड. वो फूड इनिशियल स्टेजेस में जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसको जो फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो करता है ओवा, जिसको हम बोलते हैं एग. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. Sexual reproduction is important because it causes variation, number 1, which causes evolution, number 2, which leads to stability of generation, number 3. This is very, very important. अब हम शुरू करते हैं sexual reproduction in flowering plant. Flowering plant को हम बोलते हैं angiosperms.
अब प्लांट्स फ्लावर्स दो तरह के होते हैं. पहला फ्लावर जिसके अंदर there are two kind of reproductive organs in a flower. Number one, the first reproductive organ in a flower is stamen, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. याद करने के लिए MEN men लिखा है. Men means male, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो. तो stamen is the male reproductive organ and pistil is the female reproductive organ. अगर हम stamen के parts को लेके चले, stamen consists of two parts. Number one is anther, number two is filament. अब anther क्या प्रोड्यूस करता है? Anther के होते हैं two lobes और एंथर प्रोड्यूस करता है येलो कलर्ड पोलन ग्रेन्स जो कि होते हैं जर्म सेल्स ऑफ अ फ्लावर. और ये एंथर कौन होल्ड करता है? ये होल्ड करता है फिलामेंट. और दूसरी तरफ होता है आपका पिस्टल. पिस्टल के पार्ट होते हैं तीन. नंबर वन होता है स्टिकी स्टिग्मा. स्टिग्मा स्टिकी पार्ट है ऑन द टॉप. वो स्टिकी क्यों है? ताकि वो पोलन्स जो कि बहुत लाइट है, जैसे ही वो यहाँ पे टच करते हैं वो उसको स्टिक कर जाते हैं. और जैसे ही पोलन स्टिक करते हैं, पोलन का नेक्स्ट काम क्या होता है? पोलन इस स्टाइल से, स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब, इस स्टाइल से एक लंबी ट्यूब पास करते हैं और उस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब. उस पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन अंदर जाता है इनसाइड दिस ओवरी. और ओवरी के अंदर होते हैं ये ओव्यूल्स और वो ओव्यूल को कर देता है फर्टिलाइज. और वो ओव्यूल प्लस पोलन, it will form a zygote. The first stage is called as zygote और fertilization is done. अब fertilization के बाद क्या होता है? ये जो petals हैं ये गिर जाते हैं, they wither away. उसके बाद आ जाते हैं सेपल्स. सेपल्स भी गिर जाते हैं और बच जाता है एंथर, फिलामेंट, ये सब गिर जाता है. बच जाता है सिर्फ ओवरी और ओवरी स्वेल होके बन जाता है फ्रूट और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड. सो दिस इज हाउ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड स्लोली. और वही सीड्स फिर जाके कर देते हैं, जैसे वो सीड्स पैदा हुए, ठीक है, जैसे फ्रूट आया, फ्रूट जैसे एप्पल है, एप्पल के जो सीड्स हैं हम कहीं भी थ्रो कर देते हैं तो सीड डिस्पर्सल से वो कहीं भी जाते हैं और फिर से नया प्लांट ग्रो कर जाता है. सो दैट इज व्हाई flowers are called reproductive organs because they produce seeds and seeds will lead to formation of new plants. Now let's read out. So flowers are the reproductive part of the plant. Flowers consist of four holes. You call them holes: sepal, petal, pistil and stamen. These are the four holes. और जिस प्लांट में फोर होल्स नहीं होते उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स और जिसमें फोर होल्स होते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स. अब कभी कभी प्लांट के पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जांपल यू हैव पपाया एंड वाटरमेलन. लेकिन कभी कभी होता है बाइसेक्सुअल, दोनों होते हैं. तो दोनों होने की वजह से उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाती है. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अगर तो वो सेम फ्लावर में हो जाएगा इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. अगर वो किसी और फ्लावर के पास जाएगा बाय एयर, वाटर, विंड या इंसेक्ट्स, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. तो उसके बाद मैंने आपको बताया तो फर्टिलाइजेशन, ये देखो, सो फर्टिलाइजेशन हो गई. So now pollen grain has come out in the form of pollen tube and it has fertilized the ovule. अब उसके बाद क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन बताया मैंने आपको, क्रॉस पॉलिनेशन बताया. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स एंड पेटल्स will wither away, ovary will become fruit and ovules will become seeds. And these seeds will cause germination and slowly a new plant in the form of a beautiful small sapling will grow. अब मैं आपको अच्छे से बात बताती हूँ. अब सैपलिंग, अगर मैंने सीड जर्मिनेशन की बात करी, सीड जर्मिनेशन जैसे ही आप स्प्राउट्स देखते हो तो उसमें होता है छोटा सा रूट. रूट नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं रेडिकल. और छोटा सा शूट,
जिसको हम शूट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। तो छोटा सा जो सैपलिंग है जिसको प्लांटलेट भी बोलते हैं, उसके अंदर होता है प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। एंड द ब्यूटी ऑफ अ सीड इज, सीड के अंदर होते हैं कॉटिलिडन्स विच इज अ फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड। और वो कॉटिलिडन्स काम करते हैं छोटे से सैपलिंग को फूड देने की, बिकॉज उसकी रूट्स इतनी टेंडर हैं कि वो सॉइल से या किसी भी पार्ट से नरिशमेंट नहीं ले सकते। तो वो कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, धीरे धीरे उस लिटिल बेबी को फूड प्रोवाइड करते हैं। कब तक, जब तक वो इतना मेच्योर नहीं हो जाता कि उसकी रूट्स सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर दे। So this is how flowers will give out fruits and fruits will give out seeds and seeds will reproduce to form new plant. And this type of reproduction is sexual reproduction in plants. अब हम बात करते हैं reproduction in humans. Reproduction stage that starts when you are attaining your puberty at the time of adolescence. अब adolescence age में क्या होता है, there are certain changes that happen which are very new to you. You're not used to because you are at the stage of that pampering stage from your parents. But that changes which are happening, they are very good changes. They are making you more mature because now the society is waiting for you to step out and be a responsible person, to take care of your family, to take care of yourself in this world. इसलिए आती है प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस। वो हार्मोनल चेंजेस, दैट hormones will go to all the target organs of theirs. Maybe your voice becomes thicker in boys. In girls, voice becomes more shriller. Mammary glands develop in girls, which you call breast. Pubic hair develops in girls and boys both. Thick hair develops in under the armpits. So these are all changes that happens. So these changes are called as secondary sexual characteristics that occur at the time of puberty. And very important change, one more occurs, कि हमारे germ cells, जो मैंने आपको बोला था egg और sperm, they become mature. जैसे ही गर्ल इज born, ओवरी इज ऑलवेज देयर। ओवरी के अंदर होते हैं कितने ही इमेच्योर ओवा, लेकिन जब ये हार्मोनल चेंज आता है, प्यूबर्टी आती है, तब ये ओवाज में से एक ओवा धीरे धीरे मेच्योर होना शुरू हो जाता है। सेम गोज विद बॉयज, स्पर्म स्टार्ट्स फॉर्मिंग और स्पर्म्स विल कॉज रिप्रोडक्शन। लेकिन स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस में भी फ्रॉम 12 to 20 years आर द स्टेजेस कि जब आपकी बॉडी मेच्योरिटी ले रही है। जैसे कि आप प्लांट को देखते हो, प्लांट जब आप ग्रो करते हो, यू विल सी पहले उसके रूट्स डेवलप होते हैं। रूट्स डेवलप होने में इट टेक्स अ ईयर, लेकिन अगले साल प्लांट बहुत अच्छे से शूट से ग्रो करता है एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। सिमिलरली आपका भी एक फेज है प्यूबर्टी से लेके मेच्योरिटी। सो मेच्योरिटी मींस व्हेन यू आर अडल्ट। तो वो अडल्ट स्टेज जब आती है, दैट टाइम यू आर कैपेबल, यू हैव टेकन योर कंप्लीट एजुकेशन, नाउ यू आर वेल स्टैंड एंड यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तब आप अपनी फैमिली की तरफ अपना नेक्स्ट स्टेप उठाते हो। सो दिस इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ह्यूमंस में गर्ल्स और बॉयज दे डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, which I have told you already, they create germ cells, that is ova and sperms are being produced, which is a major development during reproduction stage at the time of puberty. Now let's talk about first male reproductive organ. So male reproductive organ, अगर आपको आता है, male reproductive system आता है, तो there are 2 points which you must remember, that is sperms के बारे में बात करने वाले हम कि sperms are the germ cells, उन्हीं से reproduction होनी है। तो let's see what are the site for sperm production and then how are these sperms delivered out of the body. So these two things are very important. So let's talk about site of production of sperms. So sperms are produced in the pair of testicles. Testicle क्या है? Testicles are glands which are present outside the body. तो वो pair of testicles बनाते हैं sperms. अब वो outside the body कहाँ पे है? They are present in the scrotum.
They are present in the scrotum, which is a small bag like structure. अब वो scrotum में क्यों है? Because they need a temperature lesser than your body temperature. आपका body का temperature around 37 degree Celsius है, लेकिन उनको जो temperature चाहिए वो है 33 to 35 degree Celsius, और वो possible है if the scrotum is outside the body. The scrotum is outside the body, so that's how the sperms are produced. अब स्पर्म्स प्रोड्यूस करना ही सिर्फ टेस्टिस का काम नहीं है. बीइंग अ ग्लैंड, testis also produce a hormone, and that hormone is called as testosterone. और टेस्टोस्टेरोन साइड बाय साइड क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है टू दैट यंग स्मार्ट बॉय. So that's how testis is helping in creating sperms and in making testosterone. And I'm giving you again a point that sperms are smallest cell and highly motile cells of the body. अब sperm cells तो produce हो गए. अब sperm cells को बाहर कौन लेके जाता है? बाहर लेके जाते हैं उनको vas deferens, which is a tube that is taking out the sperms. तो यहाँ पे अगर आप देखो, so this is vas deferens. वास डेफरेंस से ट्यूब लेके जा रही है. दिस इज अ ट्यूब. अब ये ट्यूब को रास्ते में कौन मिलता है? ये मिलता है यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ यूरेथ्रा. अब यूरिनरी ब्लैडर ने यूरिन प्रोड्यूस करना है, लेकिन वास डेफरेंस ने स्पर्म्स लेके आने हैं. तो स्पर्म्स और यूरिन का एक कॉमन आउटलेट होता है, दैट इज यूरेथ्रा. Or urethra will give out sperms through an organ which you called as external genital organ of males, that is penis. So from penis, sperms are taken out at the time of ejaculation during copulation. So ejaculation means giving out, ejaculate. Copulation means when male genital organ is entering into female genital organ to deliver sperms, to pass on sperms. So that process is called as copulation, or you call it as mating. So let's read out. So it is a site of production of sperm, that is testis. What are testes? They are the smallest cells of the body which are highly motile and they carry genetic information. So these testicles are present. They are pair of testicles in the scrotum, where the temperature is lower, and it also produces testosterone. Now site of delivery is by vas deferens. So vas deferens will take out sperms, and in between, on its way, it meets urethra, and urethra becomes common passage for the delivery of sperm and urine. Now comes the next part is glands. अब sperms will get denatured if they don't get nourishment. So that nourishment is given by two more glands which comes on its way, and these glands are seminal vesicles, and the other gland here is prostrate gland. Seminal vesicle and prostrate gland will give out seminal plasma, and that seminal plasma plus sperms, that will form semen, and semen will be delivered outside through urethra, through penis, basically penis. Okay, so we talked about testicles, we talked about vas deferens, we talked about glands which give nourishment to the sperms, and we talked about external ejaculatory organ. Now let's move ahead to female reproductive organ. Okay, so female reproductive organ, maybe there are two things as in male. Number one, site where the germ cells are produced, and then how they are delivered out. Now this process is very beautiful. See here, site of production of sperms, ova. Ova is the largest cell of the body. As I told you, ova is immotile because ova के पास बहुत बड़ी responsibility है कि अगर zygote बनता है तो zygote को nourishment देनी है. So that is there in the mother's womb. तो वो start हो जाता है. So let's start. तो ova क्या होता है actual में? That is a mature female egg.
because I told you starting से ही eggs are present, but only one egg gets matured at the time of adolescence. So that is mature female egg that carries genetic information, number one, and that undergoes fertilization with sperm to produce zygote. Now, ovary is again a gland. तो ovary का काम सिर्फ ova produce करना नहीं है. So ovary, let's take out where is ovary. So this is ovary. So ovary is a gland जो कि ओवा भी प्रोड्यूस करता है और दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. इन हार्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन स्टार्ट्स विद OESTROGEN एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन क्या काम करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स which I told you that develops at the time of puberty. और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन काम करता है यूट्राइन वॉल को थिक करने का काम करता है, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट विल गिव आउट मिल्क. So at that time also progesterone plays a very important role in producing milk which is used by an infant. Now after taking care of these two glands, number one, we are aware कि ओवरी है. ओवरी एक ग्लैंड भी है, एक ऑर्गन भी है. ऑर्गन होते हुए वो ओवा प्रोड्यूस करेगी, ग्लैंड होते हुए वो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी. अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे ओवा प्रोड्यूस हुआ, ओके, और ओवा को यहाँ पे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बिकॉज ओवा इज वेरी हैवी. तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं फिम्ब्रे. व्हाट डू यू कॉल देम? यू कॉल देम फिम्ब्रे. फिम्ब्रे उसको कैच करते हैं. तो एक टाइम पे एक मंथ में एक ही ओवा प्रोड्यूस होता है और अगले मंथ में दूसरा ओवा प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द अदर ओवरी. ओके, सो ये फिम्ब्रे ने यहां से ओवा ले लिया और यहाँ पे ओवा चला गया इस डक्ट में, और इस डक्ट को बोलते हैं ओवी डक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब. यू कॉल इट फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट. अब फेलोपियन ट्यूब में ओवा वेट्स फॉर स्पर्म. अगर स्पर्म आ जाता है तो इसी ओविडक्ट में हो जाती है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओवा. चलो जी, फर्टिलाइजेशन हो गई और यहां पे बन गया जाइगोट. तो सबसे पहले ओविडक्ट में बना जाइगोट, फिर जाइगोट तो होता है सिंगल सेल, मतलब ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड आवर लाइफ जर्नी फ्रॉम अ सिंगल सेल. फिर इन द मीनवाइल यहीं पर ही ये जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड हो जाता है. कितनी बार ये डिवाइड एंड रीडिवाइड हो जाता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, और ये बन जाता है एम्ब्रियो. व्हाट डज इट मेक? इट मेक्स एम्ब्रियो. यहां से आ गया एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बेसिकली क्या है? मल्टीपल टाइम्स डिवाइडेड cell, a ball of cell, that is called as an embryo. और जैसे ही एम्ब्रियो बन रहा है at the same time आपको मैंने बताया प्रोजेस्ट्रोन ने अपना काम शुरू कर दिया. प्रोजेस्ट्रोन ने क्या किया? प्रोजेस्ट्रोन ने यहाँ यूट्राइन वॉल को थिक करना शुरू कर दिया बाय द सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये थिक स्पॉन्जी वॉल बन गई एंडोमेट्रियम. तो यूट्रस जहां पे बेबी ने अभी इम्प्लांट होना है, तो ये एम्ब्रियो विल इम्प्लांट इन दिस यूट्रस, लेकिन उससे पहले उसको वहां पे उतना एटमॉस्फेयर चाहिए बिकॉज एम्ब्रियो इज नॉट अ बिग साइज. एम्ब्रियो कैन स्लिप ऑल्सो डाउन. तो उसको उतना अकोमोडेट करने के लिए साइज चाहिए ताकि एम्ब्रियो नीचे ना गिरे. तो इन द मीनवाइल दिस इज एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम लेयर हैज बीन फॉर्म्ड. तो एंडोमेट्रियम में जब एम्ब्रियो आता है तो एम्ब्रियो बन जाता है धीरे 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 फीटस. तो फीटस क्या होता है? व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड डिफरेंशिएशन हैज अकर्ड. तो यहां पे आ जाता है फीटस, और फीटस जब एम्ब्रियो के अंदर बैठ जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट implantation. The zygote divides to form embryo. Embryo moves from oviduct to uterus. Uterus में जाके it undergoes implantation.
and the walls of uterus will become thick and form endometrium. And then fetus will start growing slowly and gradually. अब उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद अब फीटस बड़ा हो गया, अब उसको फूड चाहिए, तो ओवा उसको फूड नहीं दे पाएगा, तो फीटस क्या करेगा? एक लंबी सी कॉर्ड लेगा और मदर के साथ बॉडी में जैसे डिस्क टाइप होता है ना, उसको चिपका देगा. फीटस, बच्चे स्टार्टिंग से बड़े स्मार्ट होते हैं, तो उसने फीटस ने क्या किया? प्लेसेंटा बना दिया. प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज अ डिस्क which is embedded in the uterine wall of a mother. मदर की ये होती है यूट्राइन वॉल. यूट्राइन वॉल ऑफ मदर के साथ एक डिस्क एम्बेडेड कर दी उसने, प्लेसेंटा ने, फ्रॉम वेयर इट इज टेकिंग न्यूट्रिशन थ्रू अ कॉर्ड which is called as umbilical cord. Umbilical cord. और जैसे ही न्यूट्रिशन लेता है, जो वेस्ट मटेरियल है दैट आल्सो गोज आउट फ्रॉम दैट umbilical cord into mother's body. इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी a lot of care has to be taken by mother so that mother and the baby remain safe for whole 9 months. अब 9 months तक अच्छा फूड खा के बेबी हैज ग्रोन अप टू इट्स फुल साइज. अब फुल साइज के बाद बेबी कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन यूट्रस. बेबी को चाहिए एक छोटा सा झूला जहां पे बेबी जाके बैठेगा. तो क्या होता है धीरे धीरे, ओके यहाँ पे चलते हैं. So धीरे धीरे क्या होता है? After 9 months, when the fetus is totally mature and is ready to move out. So basically fetus is there in the amniotic fluid bag. एक बैग होता है, ट्रांसपेरेंट बैग, उसके अंदर होता है नरिशिंग फ्लूइड जिसको बोलते हैं amniotic fluid. Amniotic fluid में fetus आराम से it is having all the nutrients from the mother's body and relaxing, kicking and doing all that masti. अब क्या होता है? दिस amniotic fluid bag, it will, or water bag, it will burst. When this water bag bursts, so this is a cervix. Cervix contain lot of muscles. This cervix will undergo contraction and relaxation at a very high speed. उस हाई स्पीड पे जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तब द fetus will move out through vagina, and vagina is called as birth canal for the baby. That's how the baby is delivered. So now let's read out. Number 1, I told you site of germ cells, that is called as ovary. Then I told you site where sperms meet ovary, ovum, you call it as oviduct. Then fertilized egg gets implanted in the uterus, and uterus has already become endometrium now by thickening its walls. Okay, and then the baby, clever baby, will develop placenta through umbilical cord and will start taking the nourishment. And after 9 months, when the baby is totally born, totally mature, this amniotic fluid bag will burst and cervix will start contracting and relaxing at a very high speed, and from the birth canal, or you call it vagina, the baby is delivered. So that is what is female reproduction system. Now comes the next part. What if sperm does not reach? Then what will happen? So if sperm does not reach, that's okay, that's fine. You are mature. So sperm अगर नहीं पहुंचा तो ova will wait just for a day. Just for a day, and again the message will pass to the uterine thick wall. Wall तो thick हो चुकी ना, तो ova will wait for 1 day, and then uterine wall, which is full of blood and mucus, it will shed off to the same canal, that is vagina, and this process is called as mensuration. Since I told you every month 1 egg is formed, so mensuration has to occur every month. So after every 28 days, mensuration cycle is repeated, and it can last for 2 to 7 or 8 days. Now, what do you call the time or the age when mensuration start in girls? You call that time as menarche.
And what is that age when menstruation stops in girls? That is at the age of 50, 55 around, and you call that stage as menopause. You call it as menopause. Now comes very important topic from which questions generally come. Okay, first of all, you should know how to draw diagrams of a flower, ovary, and female reproductive system and male reproductive system. That is, you have to do it 100%. Now comes ways to avoid pregnancy. Okay, so ways to avoid pregnancy means if you don't want pregnancy, although no comments on this, because people are mature enough, they are educated enough, but still, how to avoid pregnancy? So you should be aware of the various ways. So avoiding means contraceptive. So there are contraceptive barriers, there are contraceptive pills, there are contraceptive devices, or there is a surgical method. So let's read about contraceptive barrier. So contraceptive barrier is a mechanical barrier like condoms that prevent the entry of sperm into the female genital tract, and you can stop the pregnancy will not happen because sperms will not be able to meet ova. Number 2, contraceptive pills generally are taken by girls which will change the hormonal system, जिससे कि उस मंथ ओवा प्रोड्यूस नहीं होगा या लेट होगा, जिसकी वजह से ओवा नहीं होगा तो स्पर्म उससे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी. या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर एक्सटर्नल डिवाइसेस विच आर, ऑल्दो मैं आपको बताना भूल गई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के काफी साइड इफेक्ट्स हैं. कभी कभी वेट गेन इज देयर, there are problems in your bones also. So these are the side effects of contraceptive pills. और contraceptive devices में क्या होता है, external devices are installed in the body. For example, copper T. So what is copper T? Copper T is a T-shaped copper wire. I'll just show you. So copper T is a T-shaped copper wire like this that is installed in the uterus. Ova will be produced, but if the wire is there, there is no way by which fertilized ova can stay. वो stay नहीं कर पाएगा, तो वो it will shed off. Okay, so that is called as copper T, which is artificially installed in female uterus. Okay, and after copper T, there is another device. There is another thing like what you can do. Surgical methods are there. एंड सर्जिकल मेथड्स में क्या आ जाता है, इधर वास डेफरेंस जो कि स्पर्म को लेके आ रहा था बाहर, वास डेफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर ओवरी को, फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ओवा बाहर ही ना आ पाए. सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच यू कैन अवॉइड प्रेगनेंसी. ओके, सो नाउ कम्स वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. Sexually transmitted diseases are those who are doing sexual contacts on a you can say on a more number of time, frequent number of time. So this is an intimate contact through which obviously infection can be caused, diseases can be caused, and these diseases are transmitted from one generation, from one person to another. अब उस केस में आ जाता है बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज में है गोनोरिया या syphilis, you have to remember this, and viral disease, warts or HIV AIDS. So these diseases can spread by frequent sexual contacts, or there are infections which are there. So that's how it is. Okay, so this completes a chapter, reproduction. Sexual reproduction is there because asexual मैं already दे चुकी हूँ. You can see in my YouTube channel, so it's already there. अब sexual complete हो गया, तो let's see आपको कितनी knowledge है. So let's check your knowledge. सबसे पहला क्वेश्चन है, what are the advantages of sexual reproduction over asexual, जो कि हमने starting में किया था. Continuity, stability, evolution.
ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें. So this is genetic variation, adaptation. और चौथा पॉइंट क्या है? It reduces the risk of disease because sexual reproduction में क्या होता है, ये asexual होता है तो वो कॉपी हो जाता है ना, it is like a carbon copy. लेकिन सेक्सुअल में तो कार्बन कॉपी नहीं होता. इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर डायबिटीज मदर को है तो डायबिटीज आगे बच्चों को भी होगी, या हार्ट प्रॉब्लम मदर को है तो आगे भी. इट कैन बी देयर बट इट इज नॉट 100% बिकॉज इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या पता है सेकेंड साइड से वो प्रॉब्लम का जीन जो है, वो जो डोमिनेंट जीन है, वो कैरी ना हुआ हो. So you can be safe. So how is reproduction helping in providing stability? By maintaining birth and death cycle. Okay, you can read. So next question. Will women using copper tea protect her from sexually transmitted disease? Sexually transmitted disease, I told you, bacterial and viral disease. The person who is having that AIDS, if he does copulation with a female having copper tea, so do you think that AIDS will not be transferred to the girl? It will be. No, copper tea will not prevent. Reason being, copper tea is just preventing implantation of fetus. But disease will be transferred because semen is being passed from male to female. So that's not the case. So this completes your chapter. Hope you have understood it in a good way. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, you can put that question in the comment section below, and slowly I'll be coming forward with more chapters in an easy and interesting way. Thank you so much for watching. Stay tuned. Thank you. Bye bye.